तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पे आधारित है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास जो है एमपी सेट के स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास है। हालांकि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ सोशल वर्क पर, ठीक है। यूजीसी नेट के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट के तहत हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग और नवीन दृष्टिकोण के साथ साथ प्रवृत्तियां चुनौतियों के बारे में भी हम लोग जो है जिक्र करेंगे, ठीक है। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास को लेकर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, युवा कल्याण, उद्योग, वृद्ध व्यक्ति इत्यादि के संबंध में फिर हम लोग प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके से कार्य होता है समाज कार्य में, उस पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये पॉइंट आपका समाप्त होगा तो आपका यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट होगा। मैंने वहाँ पे यूनिट नंबर आपका 8, 9, 10 इधर 3 यूनिट फिनिश कर दिया हूँ। 7th यूनिट पर हम लोग इस समय बातचीत भी कर रहे हैं। बेसिकली धारणी एक विकास है, धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो प्रक्रिया बेसिकली एमपीपीएससी की क्लास में बेसिकली प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो कंटेंट आपको यूनिट नंबर 7 को रिलेट कराएंगे उसकी मैं आप लोगों को जो है वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना। अच्छा, कल किसी बच्चे ने कहा था कि शायद प्लेलिस्ट नहीं गया था, मैंने भेजा भी नहीं, मैं इसी समय आप लोगों को प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को यूजीसी नेट का जो फर्स्ट आपका है 15 वीडियोज़ उसमें है, और उस 15 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्लियर रहेगा, यूजीसी नेट के ग्रुप में मैंने भेज दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ से, ठीक है, मैंने भेज दिया। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास पर समाज कार्य में। देखिए ये बेसिकली जो कंटेंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन दृष्टिकोण और चुनौतियाँ वगैरह, ये हरियंट की किताबों से लिया गया है ना, हरियंट की किताबों से लिया गया है और कंटेंट ठीक ठाक है। हरियंट का ये जो कंटेंट है आपका समाज कार्य के संबंध में नवीन दृष्टिकोण और चुनौतियाँ के परिप्रेक्ष्य में, वे कंटेंट ठीक ठाक है। और प्लस में बता दूं कि यहाँ अप्लाइड प्रश्न है, यहाँ से अगर कोई प्रश्न है तो वो भी है अप्लाइड प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि समाज कार्य के संबंधित अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है बताइएगा एक बार। अर्ध व्यवसायिक समझते हैं, अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण क्या होता है, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। एक बार मुझे आप सभी लोग बताइएगा कि अर्ध दृष्टिकोण क्या होता है। पूर्ण रूप से प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, ओके। और सर जो प्रोफेशनली जिन्होंने स्टडी नहीं किए और वो जो एनजीओज के साथ और अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं ना हाँ सोशल वर्क में, उसे हाँ, बोलते हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, और भी अपने विचारों कोई लोग प्रकट करेंगे। सर कोई भी सर प्रोफेशनल सोशल वर्कर के अंतर्गत सर जो अप्रशिक्षित वर्कर होता है ना, जो वेल ट्रेन नहीं है हाँ, और प्रोफेशन नहीं है और अपने कार्य को सर करता है, तो उसको अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज कार्य में रखा जाता है सर। अच्छा जी, ओके। और भी कोई लोग अपने विचारों को प्रकट करिए प्लीज। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, है ना। अब यहाँ पे देखिए अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो जो अभी अभी आप लोगों ने अपने अपने विचारों को रिलेट कराया है आप सभी लोगों ने, सही है। अर्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण समाजकारी के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंपल बात यही है कि ज्ञान और निपुणता का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसका कुछ भाग समाजकारी का विशेष भाग होता है, कुछ भाग, है ना, कुछ भाग विशेष होता है और कुछ नहीं होता है।
जो सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है, जहां तक कि हो सके उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो लोगों को सर्वोत्तम की प्राप्ति हो सके, उस प्रक्रिया में भी हम लोग इसको अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण का विचार प्रकट करते हैं। फिलहाल एक बार इस तथ्य को पढ़ते हैं और स्पष्टीकरण होगा आपको। तो समाज कार्य में कहा गया कि समाज कार्य क्षेत्र में कार्यरत अप्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा, मतलब आप समझ रहे होंगे अप्रशिक्षित कार्यकर्ता वो होता है जैसे जो सोशल सर्विसेज करते हैं, उनकी बात कर रहा है ये। जब किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाता है तो इस प्रकार के समाज कार्य को अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा दी जाती है ना। मतलब आप सोचिए कि अप्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है कल्याणकारी वेलफेयर से संबंधित, उन कार्यक्रमों का अनुपालन भी कर रहा है, तो इस प्रकार के जो कार्य होंगे वो अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य का संज्ञा दिया जाएगा। अच्छा, वहां पर भी सर जैसे एनजीओ बता रहा हूँ, वहां पर भी ज्ञान और निपुणता का एक ऐसा मिश्रण होता है ना, लेकिन वो अप्रशिक्षित कार्यकर्ता के नॉलेज के आधार पर होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि समाज कार्य का विशेष भाग और कुछ विशेष भाग होता नहीं, जो सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है। अभी आपने कहा कि जैसे कि एक एग्जाम्पल आप चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप देखते होंगे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति लोग हैं जो समाज वेलफेयर का या सोशल कल्याण का काम करते रहते हैं, समाज का एक प्रकार से उत्थान करने की बात करते रहते हैं। आपने ऐसे भी लोगों को देखा, लेकिन अगर उनसे आप उनकी डिग्री वगैरह के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पर MSW उनके पास डिग्री नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब एक प्रकार से कि अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, यानी एक सिंपल सी बात, प्रोफेशनल सोशल वर्कर वो होता है जो बेसिकली वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ज्ञान, प्रविधि, कौशल, सिद्धांत, तकनीक, उपकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, तो उसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता कहते हैं। और जब कोई प्रशिक्षित कार्यकर्ता करता है कार्य कल्याणकारी संस्था में या कार्यक्रमों का अनुपालन के माध्यम से, तो वह व्यवसाय समाज कार्य कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी सेवा भाव से कोई क्रिया कर रहा होता है ना, एक प्रकार से इच्छा के आधार पे कर रहा हो, उसकी इच्छा हुई, आपकी वो कार्य कर दिया या आपके लिए वो मदद जैसी प्रक्रिया या कार्यक्रमों में भाग ले लिया या आपका कल्याण कर दिया, इस तरह की क्रिया में वो इन्वॉल्व हो गया, तो उसी क्रिया को यह समाज कार्य के अंतर्गत अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा दी गई। इसीलिए परीक्षा में समाज सेवा भी शब्द आता है, सोशल सर्विस भी आता है, और सोशल सर्विस यहीं से उठाकर आता है परीक्षा में। अच्छा, और आगे देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विचार है कि कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज कल्याण कार्य का संचालन एवं अभ्यास करते हैं, अतः इन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही पद या स्तर उपाधि प्रदान की जाए। इस तरीके की बात व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत ये भी कहा गया कि अगर इस तरीके के वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उन क्रियाओं में उनको जो है एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अनुरूप पद मिलना चाहिए, स्तर मिलना चाहिए और उपाधि मिलनी चाहिए। तो ये चुनौतियां हैं एक नवीन, अब ये हम सब के लिए चुनौती है भाई। अगर वो आ जाएगा, अनप्रोफेशनल प्रोफेशन अगर आ जाता है वहाँ पे, तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होंगे भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी वैकेंसीज वगैरह के लेकर और भी चीज़ों को लेकर। वैसे भी सोशल साइंस जो है सोशल वर्क के साथ साथ सोशोलॉजी को इन्वॉल्व कर रखा है, वैसे भी एक प्रकार से चुनौतियाँ बनी पड़ी हैं सामने। स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कोई वैकेंसी कि वहाँ पे समाजशास्त्र वाले भी भरेंगे या समाज कार्य वाले भी भरेंगे, है ना। तो ये चीज़ें बताई, तो ये चुनौती एक प्रकार के रूप में हमारे सामने उभर के आई है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समाज कार्य से संबंध में ये चुनौती आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती है। श्रीमती क्लार्क महोदय हैं ये, इस विचारधारा का स्वीकार कर दिया इन्होंने और दो प्रमुख दोषों का स्पष्टीकरण किया। प्रथम इन्होंने कहा कि कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी समाज कल्याणकारी संस्था से संबंध रहकर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता होंगे या होते हैं, और ये बात सत्य है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
आसान शब्दों में लिखा हुआ है, प्लीज बताइए। समझ गए सर। हाँ, तो इस बात को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो कहता है इस प्रकार के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ता को व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। एक बात तो यह है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि समाज कल्याण संस्था से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का पद या स्तर नहीं प्रदान होना चाहिए, क्योंकि समाज कार्य का व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के क्षेत्रांतर्गत या क्षेत्रांगत विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यावसायिक स्तर प्रदान करने वाले के लिए यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार और किस स्तर का प्रशिक्षण और व्यावसायिक ज्ञान दिया गया है। जरूरी है कि मेडिकल सोशल वर्क से हैं आप, HIV से हैं, चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट से हैं, किस डिजास्टर मैनेजमेंट से, यानी किस विभाग से हैं आप, किस डिपार्टमेंट से, किसमें आपकी रुचि अधिक है, किसमें आपने प्रशिक्षण ले रखा है, किसमें आपने व्यावसायिक ज्ञान का अर्जित कर रखा है, ये जानना जरूरी है और उनके आधार पे होना चाहिए। किसी को पद स्तर नहीं देना चाहिए, है ना, जो अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर है। तो यदि आपको चुनौतियां बेसिकली आज के समय में अगर मैं बात करूं तो कमजोर लोगों के साथ काम करना, उच्च कार्यभार को दर्शाना, तेजी से बढ़ता पर्यावरण को लेकर बातचीत करना, सामाजिक देखभाल पॉजिटिव दृष्टिकोण में ना हो पाना, ये सभी एक प्रकार से क्या होते हैं, समाज कार्य के लिए एक नवीन चुनौतियां है, एक नवीन दृष्टिकोण है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। समाज कार्य के संबंध में कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ता को मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांतों और सामाजिक संस्थानों की संरचना और संगठन का अध्ययन करना पड़ता है, और ये बात सत्य है, ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांत और सामाजिक संस्था की संरचना, है ना, संगठन का इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है। और बिल्कुल अध्ययन अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उस क्रिया को आप सफल बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो कहा गया कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम तथा अनेक सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियां में होते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता जो है प्रत्येक पक्ष में बेसिकली व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता अपना कार्य जो है करते हैं, और वो जरूरतमंद व्यक्तियों तथा परिवारों की सेवा भी करते हैं। आज समाज कार्य केवल अच्छे कार्य करने और शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक ही सीमित नहीं है। एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को विशेष सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए ज्ञान और निपुणता को विकसित करना पड़ता है। इन चीज़ों पर ये बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर कोई प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपसे अप्लाइड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और वो भी अप्लाइड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को एक बार प्रश्नों से भी रूबरू करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि अगर बाय द वे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी पूछता है तो किस तरीके से आप जवाब देना उचित समझेंगे, ठीक है। देखिए, अगर परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आता है तो प्रश्न ये आपसे कहेगा कि समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है, एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जो विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ठीक है, विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से, विशिष्ट पद्धतियों के
माध्यम से प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। ये एक पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट कहेगा कि समाज कार्य निष्पादित कार्य है। समाज कार्य निष्पादित कार्य भौतिक उपकरण या भौतिक उपकरणों द्वारा करिएगा किया जाता है। किया जाता है। अब बताइए दोनों ऑप्शन में, दोनों पॉइंट में कौन सत्य है कौन असत्य है? दोनों विचार। फर्स्ट सत्य है सर। दूसरा असत्य है क्या? नहीं सर, दूसरा भी असत्य है। दूसरा भी सत्य है। जी सर। सर पर भौतिक उपकरणों के द्वारा ही नहीं सर, ऐसे भी। बताइए बताइए। सर फर्स्ट सही है, सेकंड सही नहीं है सर। देखिए, अच्छा भौतिक उपकरण का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे कोई बच्चा? प्लीज बताइए एक बार। फिजिकली टेक्निक सर लगा के सर, भौतिक विजिटिंग उपकरण। करके। चलिए देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि भौतिक उपकरण बेसिकली संसाधनों का वह संग्रह होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे तार्किक कोई चीज़ें शामिल हो तो भी भौतिक ही उपकरण के अंतर्गत चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कोई तार्किक बातें अगर उसके अंतर्गत शामिल होती है तो, है ना। देखिए पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, दोनों सत्य है कि समाज कार्य निष्पादित कार्य भौतिक उपकरणों द्वारा किया जाता है ना। अभौतिक उपकरण चाहे भौतिक उपकरण, दोनों उपकरण लागू होते हैं। उपकरण का मतलब होता है टूल्स, है ना। उपकरण का मतलब होता है टूल्स। जैसे अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, है ना, हार्डवेयर वगैरह की जैसी प्रक्रिया की बात करूं, क्या नेटवर्क हार्डवेयर का समाज कार्य में प्रयोग नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? बोलिए। हाँ जी सर। ठीक है जी सर। जी सर। तो वो तो है समाज कार्य, यानी हो जाएगा वो तो उपकरण। वही वही आपका भौतिक उपकरण है, वही भौतिक उपकरण है। सर हार्डवेयर क्या होगा? अरे जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्सेज, जैसे आप लोगों ने सुना है TLM, सर TLM तो सुना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो हार्डवेयर में ही तो आएंगे। अच्छा अच्छा। वो सब हार्डवेयर में ही तो आएंगे, जी जी जी। वो सब उसी में आएंगे, है ना। ये आपको इसके अंतर्गत बेसिकली सवाल के रूप में उभर के सामने हमारे आता है। अब आगे देखिए, आगे इसके अंतर्गत देखिए कहा है अभी कि भाई सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन में प्रत्येक पक्ष पर बात करेगा, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम तथा अनेक सार्वजनिक या निजी एजेंसियां होते हैं, उनमें सामाजिक कार्यकर्ता या व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता जो है अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल रहेंगी। अतः व्यावसायिक समाज कार्य एक नियमित एवं विशेषीकृत और शैक्षणिक विधा, विधा का मतलब व्यवसाय होता है, विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम, अपनी भिन्न प्रविधियों और सिद्धांतों से मुक्त है। भाई जाहिर सी बात है, व्यवसाय समाज कार्य का एक नियमित मतलब होता है सतत तरीके से या विशेषीकृत शैक्षिक विधा विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम, अपनी भिन्न प्रविधियों एवं सिद्धांतों से मुक्त होता है ना। जिस तरीके की सेवार्थी की नीड होती है उसी तरीके के उसके ऊपर प्रविधि लगा देगा, सिद्धांत को लगा देगा, टेक्निक लगा देगा, फिर उसके बाद टूल्स का उपयोग कर देगा। और यही तो कारण था कि आचार संहिता अगर आप चाहो तो भाई मानो, या अदरवाइज चाहे तो ना मानो। तो बाध्य नहीं होता है कि आपको आचार संहिता मानना ही पड़ेगा, यही रीजन रहा है।
क्योंकि नई नई तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए अलग मेथड्स लगाए जाते हैं, अलग विधीज वगैरह लगाई जाती हैं, टूल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह लगाई जाती हैं। ठीक है। आज समाज कार्य ऐसे संगठित व्यावसायिक संघों से युक्त है जो कि निष्पत्ति के मानकों और आचार संहिता में, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो कि निष्पत्ति के मानकों और आचार संहिता में समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं और समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायित्व का वे बेसिकली वहन करते हैं। यानी प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है। सर एक चीज पूछते थे सर, आचार संहिता की सर बात किए हैं, हाँ, किस पर्सपेक्टिव में बोलेंगे सर, मानना ये मानिए या नहीं मानना तो नहीं मानिए सर? किस परिप्रेक्ष्य में? जैसे जी देखिए, सर, जी सर। देखिए मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए किसी एनजीओ ने रूल बनाया कि आपको इसी एनजीओ में 9 AM आना है और 10 AM के बीच में आपको ये थेरेपी देना है, CBT थेरेपी देनी है। अब लगा आपको ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट एक दिन ना आ पाए आपकी संस्था में, क्लाइंट संस्था में ना आ पाए। अब सोशल वर्कर इस क्लाइंट को घर पर भी जाके देना चाहता है, तो उसके घर पर भी ये जाके CBT की जो थेरेपी है ये वहाँ पर भी प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी जो एनजीओ की आचार संहिता थी, जो रूल रेगुलेशंस था, इसको नहीं माना। अब कहने का भाव यहाँ पे क्या है, ठीक उसी प्रकार से मैं समझा रहा था कि निम्न विधियाँ और सिद्धांत से युक्त होता है। सामाजिक कार्यकर्ता में बेसिकली क्या होता है, जैसे संस्था हो गई, संगठन हो गए, तो इन्होंने अपने यहाँ कुछ रिसोर्सेज रखते हैं, संसाधन रखते हैं, टूल्स रखते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि उन्हीं टूल्स से ही पढ़ाया जाए या उन्हीं टूल्स का ही प्रयोग करके उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जरूरी ये नहीं है। अगर उसकी समस्या डिफरेंट मिल गई तो आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कि ये टेक्निक लगा के दूसरी टेक्निक लगाया जाए, दूसरी टेक्निक से उसको सुधारा जा सकता है, तो आप दूसरी टेक्निक लगा सकते हैं। तो उसने कहा कि जो कि निष्पत्ति के मानकों और आचार संहिता में समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं और समाज कल्याण में सक्षम सेवा उपलब्ध भी कराते हैं, है ना। हालांकि ये चीज़ें हैं, इसीलिए कहा गया कि माने या ना माने, इसकी कोई वो चीज़ें नहीं होता है, फिर भी वो उसको बनाए रखा है। उसका काम यह है कि उस गोल को अचीव करना, और उसके लिए वो अलग टेक्निक अगर ला रहा है तो कोई वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं कर रहा है ना, अलग टेक्निक। बस सेवार्थी ठीक होना चाहिए, सेवार्थी समाज की मुख्य धारा जुड़ना चाहिए, यानी आपका समाज कल्याण के लेकर वहाँ पे सक्षम सेवाएं उपलब्ध करानी होगी आपको, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया। सर ये CBT क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। अच्छा सर, अच्छा मेरे से पूछा जाता है कि एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर को हाँ, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट मानने की जरूरत है या नहीं है, या उसको बगैर माने हुए आप अपने नहीं गोल को मानने की अचीव कर जरूरत सकते है सर, हैं? नहीं मानोगे तो आपको तो जॉब पे रखा ही नहीं जाएगा पहले तो। अगर ऐसे अगर आप बोल दोगे नहीं हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हमारा मन करेगा तो मानेंगे नहीं। अरे आप ऐसे अगर आपको अप्लाइड तर्क कर रहा है व्यक्ति, तो आप ये कहिएगा कि सर हम उस क्लाइंट की समस्या या उसकी नीड के आधार पर हम अपनी टेक्निक में, अपने ट्रेनिंग के दौरान वाली प्रक्रिया में हम उनमें संशोधन कर सकते हैं। हम उनमें संशोधन, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ही होता है सर बेसिकली एक कोई रूल बना हुआ, तो हो सकता है कि मैं आपके रूल की आलोचना कर दूं, हो सकता है। बाय द वे अगर आपसे पूछा केवल ये जाए कि क्या आपको आचार संहिता मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा आचार संहिता मानूंगा भाई, है ना। अगर नहीं मानेंगे तो सीधा नाराज हो जाएगा आपसे सामने वाला। आप भी बताइए, अगर आप मेरे रूल को नहीं मानोगे तो मैं नहीं नाराज होऊंगा आपसे, या आपके ही रूल बनाए जाएंगे तो अगर मैं आपसे, आप मेरे से कहोगे तो अगर मैंने मना कर दिया तो आपको भी उस चीज़ पे हो जाएगा, है ना। ये नेगेटिव एक प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा तुरंत। ये तो मैं आपको क्रिया के दौरान की बात बता रहा हूँ, आचार संहिता की क्रिया के दौरान पर ही बात, क्योंकि ये ट्रेनिंग है ना, सोशल वर्कर प्रोफेशनल प्रोफेशनल होने की वजह से इसलिए आचार संहिता इसमें लागू। क्यों आचार संहिता लागू नहीं हुआ समाज शास्त्र में और सब्जेक्ट में, क्यों नहीं आचार संहिता है? आपको छोड़ो, मैं बीएड, आप जितने बच्चे बीएड वोड रखे होंगे उनके टॉपिक में आचार संहिता नहीं है, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग वाले हैं, है ना। उनके भी टॉपिक में नहीं, उनके सिलेबस में नहीं आचार संहिता है बीएड के। मैंने बीएड SCMR कर रखा है तो रिलेट है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था।
है ना, आचार संहिता, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आया सिराज सर, बताइए। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। आगे कहता है कि समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए समाज कार्य के प्रति। देखिए, आप समझ रहे हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है। समाज कार्य, पहले तो एक सवाल बताइए, कला और विज्ञान दोनों किसने बोला? फ्रीडलैंडर। फ्रीडलैंडर ने बोला। अच्छा, फिर इसने कहा कि समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए पहले आप। होना चाहिए सर, होना चाहिए। होना चाहिए सर। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब जानते हैं क्या था? प्लीज एक बार बताइए सर क्रमबद्ध से सर। बिल्कुल, क्रमबद्ध सिस्टमैटिकली। होता है। एक शब्द में आपने बताया यहाँ पे क्रमबद्ध, और ये मैं यही पूछना चाहता था, क्रमबद्ध, आपने सही बताया। देखिए, कोई भी अगर कार्य आप कर रहे हैं सोशल वर्क में, है ना, वो क्रमबद्धता पर आधारित ही होता है। हाँ, समाज कार्य में क्रमबद्धता पर ही आधारित होता है। व्यवसाय में ज्ञान और विज्ञान के समावेश के आधार पर, किसका? विज्ञान और ज्ञान के समावेश के आधार पर वैयक्तिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके डेटा या अध्ययन करें, उसके डेटा को अर्जित करें, रखें। तो समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के संबंध में श्रीमती हेलन क्लार्क ने डॉक्टर हेलन विटमर की विचारधारा का सहारा लिया, जबकि विटमर की विचारधारा की आधारशिला मेलिनोवस्की के द्वारा उद्धृत सामाजिक संस्था की परिभाषा है। इसी के आधार पर विटमर ने समाज कार्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकारा है और इसकी प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए समाज कार्य की निम्न तथ्यों पर प्रकाश भी डाला है कि समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस टाइप से होना चाहिए। अप्लाइड प्रश्न यहाँ से बनेंगे, फैक्ट तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज समझो 1 घंटे की जो क्लास है वो अप्लाइड पर ही मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो सवाल पूछता है कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि हेलन क्लार्क ने डॉक्टर हेलन विटमर की विचारधारा का सहारा, मतलब सहारा लिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, तो आप कहिएगा बिल्कुल लिया, यस करिएगा। और विटमर की विचारधारा की जो आधारशिला थी वो मेलिनोवस्की के द्वारा सामाजिक संस्था की परिभाषा में ली है। मेलिनोवस्की ना प्रकारिवाद में आता है, थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। कारण ये था कि उसने सत्ता माना था। आपको पढ़ाया मैंने, इसकी 7 आवश्यकताएं हैं। जैसे अब्राहम मैस्लो की 5 आवश्यकताओं का पदानुक्रम था, इनकी मेलिनोवस्की की 7 है। मैं आगे बात करूंगा आपको, प्रकारिवाद में यूनिट नंबर 2 में है। फिर इसमें कहा गया कि समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जो विशेष प्रक्रिया द्वारा विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। और अभी अभी मैंने एक सवाल भी किया था, आप लोगों ने इसका जवाब भी दिया था मुझे, है ना। ये बात सही है नहीं? बताइए। हाँ, क्योंकि व्यावसायिक सेवा है, विशेष प्रक्रिया होगी, विशेष पद्धति होगी, इनके द्वारा प्रदान किया जाए। और ये विशेष होने के नाते इन्हें प्रोफेशनल है। अब विशिष्ट प्रक्रियाओं और पद्धतियों का प्रयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों के निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया पद्धतियों का प्रयोग संगठित विशेष रूप से व्यक्तियों के निर्दिष्ट समूहों के द्वारा। कोई पद्धति अगर आप प्रयोग में ला रहे हो, कोई टेक्निक या कोई प्रक्रिया आप प्रयोग में ला रहे हो, तो ये नहीं कि केवल आपने सोच लिया तो आपने चलो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। उस व्यक्ति के साथ ना कई विशेषज्ञ होते हैं, उनका भी वहाँ पर विचार जानना अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए आप अपने दृष्टिकोण को, जो अपने आपने टेक्निक लगाया है, वहाँ पर आप लोगों को उससे डिस्कस करना अत्यंत आवश्यक होगा, है ना। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर में देखिए, छोटे बच्चों को जब आप जिस विद्यालय में भेजते हैं, अगर कोई नया चीज़ वहाँ पर आपको अगर पढ़ाना होता है या नया चीज़ स्कूल में बताया जाता है, तो डायरी में मेंशन कर दिया जाता है कि बच्चे को ये चीज़ें कराई गई है ना, और ये चीज़ें करवाई जाएंगी, आप भी घर पे करवाएं। इस तरीके की चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है ना। आपके घर में बच्चे होंगे, आपने ये चीज़ें देखा होगा इस तरीके की।
ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट प्रक्रिया और पद्धतियों का जब प्रयोग होता है तो संगठित या विशेष रूप से व्यक्तियों के ना निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाएगा, ताकि वो सबको पता चले, सभी विशेषज्ञों को पता चले कि ये टेक्निक फॉलो, पता चले आप में काम कर रही हो वही टेक्निक, दूसरे में टेक्निक में काम नहीं कर रही हो, कोई फायदा नहीं होगा, तो उससे जो है नुकसान होगा, लॉस होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, क्रियाएं केवल टाइम पास होंगी, तो इस तरीके काम करने नहीं है ना। उसके बाद देखिए आगे और भी चीजें हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि व्यक्तियों का निर्दिष्ट समूह समाज कार्य के विशिष्ट मूल्य, आदर्श एवं दर्शन के आधार पर सहायता करना है। समाज कार्य के द्वारा निष्पादित सहायता कार्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाना है। अच्छा देखो भौतिक उपकरण भी मैंने अभी आपको लिखा था, यही पॉइंट एग्जैक्ट लिखा हुआ था, एग्जैक्ट यही पॉइंट में मैंने क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे लिखा था, ऊपर है, आप यहाँ देख सकते हो। समाज कार्य का निष्पादित कार्य भौतिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। और बिटमर ने समाज कार्य को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने में तो सफलता पाई है। समाज कार्य की अगर बिटमर ने है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने में क्या पाया, सफलता पाया, सफल हुआ है, लेकिन उसकी परिभाषा अत्यंत संकीर्ण थी और सीमित थी। बिटमर ने समूह के अंतर्गत परिवार को रखा, पड़ोस के रखा, मनोरंजन केंद्र रखा, शैक्षिक संस्थाएं रखा, चिकित्सालय रखा, राष्ट्र रखा इत्यादि को स्वीकार किया है। इनमें भी आप जो है समाज कार्य को पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लगाकर इसकी परिभाषित करते हुए आप टेक्निक, उपकरण, पद्धतियाँ, क्रमबद्धता इत्यादि चीज़ों को किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप लागू होगा, आप उस चीज़ को करेंगे। और ये सभी बातें देख रहे हो आपने बिटमर के द्वारा है, जो एक ट्रेडिशनल तरीके से कार्य हो रहे हैं, सभी बिटमर से प्रक्रियाएं बेसिकली यहाँ पर रिलेट होती है ना। उसके बाद सामान्यतः यह देखा जाता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन, ठीक है, अध्ययन तथा उससे संबंधित, तथा अगर मैं आपसे बात करूं उनसे संबंधित वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी के लिए समाज कार्य की एक विशिष्ट प्रणाली समाज कार्य अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान प्रक्रिया की जानकारी हेतु उनका परीक्षण पुनरीक्षण भी किया जाता है। इसी आधार पर समाज कार्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों होता है। हम तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमें ना रिसर्च करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। शोध का मतलब समझते हैं आप? शोध मतलब तथ्यों को खोजना, कलेक्ट करना, सर्च करना। तो उस दौरान में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और केवल यही नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी हेतु परीक्षण भी करते हैं। भाई अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो इसका रिजल्ट भविष्य में क्या होगा, इसका भी परीक्षण होता है। और यही जब क्रियाएं होती हैं तो इसको कहा जाता है कि समाज कार्य व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों है। तो अब ध्यान रखिएगा, समाज कार्य व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों है तो बिटमर का नाम लगाइए थी। किसका नाम लगा देंगे आप लोग? विटमर का। बिटमर का नाम लगा देंगे, ठीक है। ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान है। और समाज कार्य कला और विज्ञान के रूप में आएगा तब किसका नाम लगा देंगे आप लोग? फ्रीडलैंडर। फ्रीडलैंडर का। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद आपके सामने ये आता है कि समाज कार्य के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं, है ना। कुछ समाज कार्य अभ्यास के संबंध में चुनौतियां हैं। चुनौतियां का मतलब जानते हो? चैलेंज बोलते हैं जिसको। जी सर। चैलेंज। अच्छा, इसमें उन चुनौतियों को, जैसे भारत में समाज कार्य अभ्यास को बेसिकली अगर हम बात करें तो निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारत में समाज कार्य अभ्यास के दौरान। अभ्यास बेसिकली टॉपिक ही है। अब ये दूसरों जो पॉइंट चल रहे हैं ना, ये अभ्यास पर ही बेस्ड है, दोनों के दोनों, है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत कोई पर्टिकुलर यही नहीं कि यही जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास है तो यही चुनौतियां होंगी। राजनीतिक संरचनाएं हैं, प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, संसाधनों का अभाव है, स्वार्थपरकता और व्यक्तिवादिता है, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा है, शासक वर्ग और निरंकुशता है, जनता का उदासीनता है, सरकारी प्रयासों का अभाव है, भ्रष्टाचार है ना। अच्छा, यही नहीं है, और भी समस्याएं हैं। युवाओं के लिए स्वास्थ्य
विकास सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अगर वो कार्य सही से नहीं हो रहा तो वो भी है। स्वास्थ्य अंतर को बंद, अगर बेसिकली अगर वहाँ पे देखते हैं हम लोग भेदभाव वाली प्रक्रिया, वहाँ पर भी है। पारिवारिक हिंसा भी है, ठीक है। इन चीज़ों पर बेसिकली बंद करना है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ लंबे और उत्पादन जीवन को अगर हम बात करें तो अभाव के रूप में या उसको बढ़ावा ना मिलने के रूप में है, ठीक है। सामाजिक जो है अलगाव की जो प्रक्रिया है, सामाजिक अलगाव समझते हो, जो सामाजिक अलगाव हो रहा है, संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, ये भी क्या है, ये चुनौतियां हैं, है कि नहीं। बेघर जो हो रहे हैं वो भी एक चुनौतियां हैं। बदलते परिवेश में सामाजिक जो बाधाएं हैं वो भी एक प्रकार से हैं, बाधाएं हैं, ठीक है। बदलते परिवेश में सामाजिक प्रतिक्रियाएं, जैसे अगर हम बात करते हैं तूफान, बाढ़, जंगल इत्यादि जो गंभीर मौसम वगैरह होता है, जंगल कटाई वगैरह, वहाँ पर भी वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की जातिवाद अगर है तो भी चुनौतियां हैं, जातिवाद भी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत सारी इस तरीके की आर्थिक असमानता भी है, असमानता है ना। सभी के लिए अगर मैं बात करूँ वित्तीय क्षमताओं का निर्माण करने में सफलता का होना, ये भी दर्शा देता है, वो भी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां तो बेसिकली इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। अब इसमें बताइए ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में ना आया हो, प्लीज। जो समझ में ना आया हो प्लीज एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। सर ये वाला बताइए, इसमें- जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, ये बता दीजिए। अच्छा देखो, जनसंख्या में व्याप्त है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, अभी अब हम आपसे बात करें आप लोगों से, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे समाज में आज वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ अंधविश्वास है ना। अंधविश्वास आज भी है। लोगों को अगर मैं बात करूँ, सूर्य डूबने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, सुना है आपने? घर की सफाई नहीं करनी, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हाँ। तो इससे क्या कहोगे बताओ, अंधविश्वास ही कहोगे कि या ये बात सत्य मानोगे आप लोग? अंधविश्वास। अंधविश्वास। कोई व्यक्ति जाता है अगर छींक दिया, टोक दिया, काम खराब हो जाएगा, बताइए। बिल्ली रास्ता काट अंधविश्वास गई, वो है। भी। बिल्ली रास्ता कर, ये सब क्या है? समाज में फैली अंधविश्वास, ये अंधविश्वास ही कहोगे, जी सर। है ना। इसी को अंधविश्वास के रूप में मनुष्य बेसिकली अगर मैं बात करूं, समाज बेसिकली समाज में फैला हुआ है अंधविश्वास, और मैं यही नहीं बहुत सारे अंधविश्वास है ना। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई छींक दिया, कोई टोक दिया, ठीक है, शीशा घर में टूट गया, ठीक है, दूध गिर गया, कांच का सर इस पर खून काटना, रात में बाल, वीरवार, मंगलवार, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें आती है, ये सब तो बड़ा ऐसा लगता है ना, जैसे देखो आम, मैं इस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप लोगों के घर में होता है इस तरीके के, है ना। समाज में ये सारी चीज़ें आज भी व्याप्त है, जरूरी नहीं कि केवल आपके घर में, हमारे यहाँ भी होता है ऐसी बात। सर वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव वो सर बहुत अच्छे से बोलते हैं सर, क्या? जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते सर अंधविश्वास पे। अच्छा, हाँ, यूपी से ही है सर। यही चीजें बताते होंगे ना, अंधविश्वास तो यही बताते होंगे, कुछ अलग यही होता होगा भाई, अंधविश्वास तो यही है। जी सर यही है सर। समाज में जो है अंधविश्वास इस तरीके से। अब समाज में अंधविश्वास को दूर करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, कोई बताएगा वो मात्र उपाय क्या है? सर शिक्षित होना। अरे वाह, शिक्षा को बढ़ावा देना सर, शिक्षा को बढ़ावा देना सर। बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने शिक्षा बोला है यहाँ पे, जिन बच्चों के माइंड, बहुत बढ़िया। आपका क्वेश्चन क्या था सर? हाँ सर, अभी वही है, शिक्षा को बढ़ावा ही सर अभी नहीं दिया जा रहा है सर, वही है सर। तो समाज में अंधविश्वास कैसे दूर किया जा सकता है? बल्कि शिक्षा के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं। शिक्षा से जो है बेसिकली हम कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। अब देख भी रहे हो आप, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार इत्यादि सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है एक प्रकार से, है ना। लेकिन सर सर शिक्षा पूर्ण तरह से अंधविश्वास को नहीं हटा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आतंकवादी हैं वो भी तो क्या बोलते बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आईटी से ग्रेजुएट होते हैं। तो आतंकवाद वाले भी नहीं वो चीज को, ये वो लोग बहुत अच्छे समझते हैं इस चीज को, वो तो उनका एक अलग और एजेंडा रहता है, इसलिए उन लोग पढ़ते हैं। होते हैं, इसीलिए वो लोगों को कहीं ना कहीं एक उनमें वो स्वार्थ रहता है, एक एजेंसी के माध्यम से जाता है।
हाँ देखो, अभी किसी ने कहा कि ब्रेन वॉश किया जाता है उसमें हाँ, उसमें कई चीजें लोगों का। हैं आतंकवाद को लेकर। मैंने जैसे अगर आपसे ये कहा कि शिक्षा इसलिए बोला कि अगर बाय द वे अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आया तो इस तरीके से प्रश्न अप्लाइड बनाएगा, फैक्ट बनाएगा नहीं। चारों ऑप्शन आपको दिखाएगा ऐसा जो आपको लगेगा कि ये अंधविश्वास को दूर करेगा। 4 ऑप्शन ऐसे बनाए जाएंगे आपको, लेकिन सर्वोच्च जो माना जाता है, जो सबसे शीर्ष माना जाता है, उच्च माना जाता है, वो शिक्षा ही है। अब ये बात रही अलग की कि भाई जो आतंकवाद वगैरह को लेकर बात करें, उधर बढ़ावा दिया जाए तो अलग है। वो बेसिकली यहाँ पर उन चीज़ों को रिलेट ही नहीं कराना, वो अलग तथ्य बन जाता है। वो गलत वे में एजुकेशन बेसिकली उनका जैसे भी किसी बच्चे का ब्रेन वॉश कर देना, उनको जी सर, जी सर। हाँ। अभी भी सर, अभी रिसर्च पढ़ते हैं लोग, कहीं ना कहीं सर उसमें भी शब्द आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। हाँ। या आईसीटी में भी आता है सर। अभी जो सोशल मीडिया पे अभी जो न्यूज होता है वो क्या करता है, पब्लिक का ब्रेन वॉश किया जाता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन को देख के सर, कि उसी पे आप इन्वॉल्व रहो, उसके आगे पीछे बढ़ो नहीं। ये आईसीटी का है। ये बात सही है। आज अगर मैं बात करूं, अभी देखो मैं बताऊं, देश का विकास नहीं केवल पता है जातिवाद चल गया भारत अपने देश में। हाँ सर, जी सर। पूरा जातिवाद। हाँ, वो अपनी अपनी जातियों में कोई अच्छा काम होगा तो अपनी जाति वाले उसको बधाई देंगे और अन्य कास्ट वाले होंगे तो वो नहीं देंगे, ऐसा वाला हो गया सर। अब ऐसा किसी जाति में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसी जाति के लोग आवाज उठाएंगे, दूसरे समुदाय के लोग आवाज नहीं उठाएंगे। पहले ऐसा नहीं था सर, पहले सभी समुदाय के लोग अपराधी के ऊपर आवाज उठाते थे। अभी अपनी अपनी जातियों में आप उसको बचाने का, एक तरफ बचाएंगे, एक तरफ उस जाति के उसका विरोध करेंगे, ऐसा वाला काम। बिल्कुल। और ये पता है, ये अगर मैं कहूँ सरकार अगर विकास की इस तरीके की इन चीज़ों को दूर करने पर बात करेगा सरकार, तो भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि ये गोल्डन चांस है भारत सरकार के पास। हाँ, वो विकासशील देश का तमगा भी आरबीआई ने हटा दिया सर। आरबीआई ने विकासशील देश का तमगा भी हटा दिया सर। अच्छा, तो ये बेसिकली एक ये जो चीज़ें हैं ना कहीं हमारे देश पर एक बुरा प्रभाव डाल रही है। लोगों का देखो मानसिकता क्या है, यही मानसिकता है, लोगों की मानसिकता बन गई है ना, कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, फलाने इस जाति को, हम इस जाति के हैं, हमारा कल्याण होना चाहिए, आपका कल्याण नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में डाल दिया गया और डाला जा रहा है ना। ऐसा भी नहीं कर बंद कर, इसको डाला जा रहा है दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। बताइए, आज 10 साल का 5 साल का बच्चा ये सब जान रहा है, आने वाले भविष्य में अगर मैं 25 साल 20 साल का होगा तो बताइए अपनी जाति को लेकर कट्टर बन जाएगा वो, है ना। जी सर, किसी भी जाति का हो, है ना, वो उसी का वो चाहेगा। बात यहाँ उस चीज की नहीं है, बात यहाँ इस चीज की समानता की है। इक्वलिटी देखो यार, है ना, समानता की, समानता की देखो, है ना, सब समान है, सब इक्वल है। और ये सुधार कैसे होगा? सामाजिक कार्यकर्ता तो भाई मेरे समझ से इतने वैकेंसियां निकालते हो, कहाँ से हो पाएगा? अरे मुश्किल है, अभी तो कोई तो बहुत आगे निकल चुका अभी तो। अब इस पे सोशियोलॉजी में डाल देते हैं सर। अभी तो इसको सर एजुकेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं सर। एजुकेशन का बढ़ावा देंगे तो वो चीजें समझ में आएगी। अब यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। अब आपको एक तो सब्जेक्ट बना देना चाहिए इस तरीके का, जहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में आना ही नहीं चाहिए बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कि भाई ये यहाँ पर इस तरीके की विचार उस व्यक्ति के अंदर जातिवाद को लेकर या असमानता को लेकर उसके मस्तिष्क में आनी ही नहीं चाहिए, है ना, स्टूडेंट के। और इस जी सर, ट्रेनिंग और सर इसको मीडिया में भी इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए सर। सोशल मीडिया में भी इसका वो होना चाहिए सर। किसी भी चीज में किसी भी समुदाय में या जाति में अच्छा काम हुआ हो या बुरा काम हुआ हो तो इसको प्रतिबंध जाति विशेष को लेके नहीं बोलना चाहिए कि इस जाति का है इसलिए इन्होंने अच्छा काम किया कि इन्होंने बुरा काम किया कि अपराधी है साहब। बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कारण यह है कि मीडिया वाले थोड़ा सा अगर तारीफ कर देते हैं किसी की तो सोचता है भाई कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, तब मीडिया को वहीं पे बढ़ावा मिल गया। वो हाँ सर, वो जाति विशेष को लेके बढ़ावा दे देते सर। वो मीडिया ही सबसे पहले स्टार्ट करता है। मीडिया को जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। हाँ नहीं, और सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसा अभी जो मीडिया दिखा रही है उनको फुर्सत नहीं है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है, वो आपसी में अपनी जगह सब सही है सर। मैं भोपाल में रहा, वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब ऐसी दोस्ती उन लोगों से, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाँव जाता हूँ सुनते अरे मुस्लिम ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो शिक्षा सर, आपको नहीं, आप सही कह रहे हो, कुछ ऐसे एरियाज अभी हैं
ऐसी बात नहीं, भारत अगर हम बात करें तो भारत बहुत बड़ा, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पे आता है ना। और आपको बता दूं कि बहुत बड़ा है, तो इस वजह से कुछ ऐसी स्थान अभी भी हैं जहां इक्वलिटी है, लेकिन कुछ ऐसी स्थान भी हैं जहां हिंदू मुस्लिम में बेसिकली कट्टरपंथी एकदम एक प्रकार से है ना। जी सर। हमारे समझ से सबसे सर्वोच्च पे आता है। सर वो दोनों समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनका जो संगठन रहते हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय का संगठन है, और उसमें जो स्वार्थपरक लोग रहते हैं, जैसे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और ऐसे कि ऐसे हिंदुओं में भी जो संगठन होते हैं सर, तो उसमें भी जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। बाकी जो आमजन लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों में सर, वो लोग ऐसा नहीं करते सर, वो अच्छे से रहते हैं सर। लेकिन ये समाज में क्या है, संगठन जो बने हुए हैं ना, वो लोग इस चीज को कट्टरपंथी दिखाते हैं अपना संप्रदाय के प्रति सर, वो गलत है। बिल्कुल वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट पर, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना भी है, जो है विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास को लेकर। आ रहा हूँ 5-10 मिनट आ रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ तो एक पॉइंट आता है विविध परिवेश में समाज कार्य। समाज कार्य, ठीक है। अब विविध परिवेश में समाज कार्य का अभ्यास की बात करूं तो जैसे मैंने सबसे पहला एक पॉइंट लिया है परिवार। समाज की इकाई क्या है, बता सकते हो आप लोग? परिवार। समाज की इकाई परिवार है। जैसे देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी आप लोगों से बता चुका हूं, जैसे यूनिट नंबर 9, 10, 8 वाले में पढ़े होंगे आप सभी लोगों ने, तो वहां पे मैंने परिवार की परिभाषा वगैरह डिफाइन वगैरह कर दिया है वहां पे, है ना। थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, आगे बढ़ूंगा। परिवार को परिभाषा देते हुए आपको आगे मैं लेके चलता हूँ। एक घर में और एक से ही संरक्षण में रहने वाले लोग, एक घर में और एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग बेसिकली फैमिली कहलाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि वो परिवार कहलाते हैं। अब देखिए, परिवार बेसिकली अगर मैं जिक्र करूं तो परिवार ना एक जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित, या आप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं, ऐसे सभी संबंधी व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य माना जाता है। 2 या 2 से अधिक भी अगर व्यक्ति, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, एक मिनट, मैंने आप लोगों से मैं ये कह रहा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं, ऐसे सभी। सर बहुत दूर से आवाज आ रही है। हाँ, अब माइक थोड़ा सा वो हो गया, डेड हो गया उसके बैटरी। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का एक समूह जो एक साथ रहते हैं, और ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर किसी एनजीओ संस्था वगैरह में काम करते हो तो उसका जो मालिक वगैरह होते हैं तो कहते हैं आप सभी लोग हमारे ना परिवार हो एक तरीके से। तो यानी वो भी एक प्रकार के परिवार की ही परिभाषा दर्शाती है, वो भी परिवार है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित व्यक्तियों से ही है, इस प्रक्रिया में हम समझते हैं। लेकिन अन्य भी परिभाषा है जो कुछ हद तक व्यापक हो सकती है उस संदर्भ में, तो वो भी सत्य होती है परिभाषा परिवार की, है। अब परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। परिवार के कितने प्रकार हैं? 2। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है ना। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं बताइए? जिसमें एक साथ एक ही घर में कई फैमिली रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं सर, एक साथ चाचा चाची दादा दादी सब मिलकर रहते हैं। हाँ, जॉइंट फैमिली। हाँ, जिस परिवार में ना 3 या अधिक पीढ़ियां के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ, संपत्ति सामूहिक होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं, है ना।
उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार किसे कहा जाता है, बताइए। सर उसमें पति पत्नी और बच्चे एकल होते हैं सर, परिवार एकल में परिवार। सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे सर। बिल्कुल, एकल परिवार में एक पुरुष, महिला और उनके बच्चे होते हैं। परिवार का वह समूह एकल परिवार कहलाता है। आपको बता दें कि भारत में विभिन्न वर्गों के लिए 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, कोई बताएगा मुझे? 1951 में। हाँ, 1951 में, यानी 1951 में। तो उस समय ना कल्याण, विकास, सशक्तिकरण का कार्य जो है योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार को लेकर अगर बात करें, उसके कल्याण, उसके विकास, उसके सशक्तिकरण को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य को प्रारंभ किया गया था। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परिवार में कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ये चीजें दर्शाई गई थी, ठीक है ना। अब परिवार कल्याण कार्यक्रम को जो है बेसिकली केंद्रीय समाज कल्याण परिषद ने कई कार्यक्रम चलाए भारत में परिवारों की दशा सुधारने के लिए। भारत में परिवार की दशा सुधारने के लिए भारत में परिवारों की दशा सुधारने एवं उनके कल्याण के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक आया है। आपको पता है कब आया था? केंद्रीय समाज कल्याण परिषद कई कार्यक्रम चलाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलाए, है ना, ठीक है। और यहां पे जो कार्यक्रम चलाए गए थे ना, वो 4 तरीके के थे। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे एक था कल्याण विस्तार परियोजना, एक था कल्याण विस्तार परियोजना। अभी बताऊंगा आप लोग किस परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सा है ना। कल्याण विस्तार परियोजना, और एक था सीमा क्षेत्रीय परियोजना, सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना थी। अब समझिएगा, इसमें देखिए, जो ये पहला था कल्याण विस्तार परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में चलाए गए थे। तो जो ग्रामीण में पिछड़े लोग थे उनके लिए था, और जो शहर में मलिन बस्ती में थे उनके लिए था, ये ध्यान रखना है। और बच्चों की मौलिक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि महिला प्लस बच्चों के कल्याण की बात की गई थी, है ना। 1951 में ये कार्य किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा था वो समन्वय पद्धति था, कोऑर्डिनेशन
बेस्ड था सिस्टम पर 1954 का था। इसमें ना ये द्वितीय बेसिकली वर्ष तो यहाँ पर 1954 बनता, लेकिन ये क्रिया बेसिकली जो सबसे बेहतर चली है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चली है, पंचवर्षीय, लेकिन शुरुआत तो 1954 में ही हुआ था। और ये सामुदायिक विकास की बात हुई थी इसमें। किसमें बात हुई थी? इसमें सामुदायिक विकास की बात हुई थी। अब सामुदायिक विकास में ना महिला, बच्चे, वृद्ध, पुरुष सभी लोग शामिल थे इसमें, ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे कहो कि सामुदायिक विकास में महिलाओं और बच्चों के विकास के बिना संभव नहीं है। प्रक्रिया ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें भी वो चीज़ें इन्वॉल्व थी, उसमें भी ये चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक उसके बाद आया था नगर के लिए कल्याण विस्तार परियोजना। ये जो था बेसिकली वो नगर के लिए था, ये नगर के लिए था। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ नगर के लिए में, तो 1960 में चला था ये, है ना, 1960 में, ठीक है। वो दूध ला लो, कौन सी बात की? हाँ ठीक है, भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए 1960 में, ठीक है, नगर के लिए था ये। और ये 1960 में चलाया गया था। मलिन बस्तियों में महिलाओं और बच्चों के लिए बाल बाड़ी, शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं के लिए प्रसूति इत्यादि के बारे में बात हुआ था इसमें, ठीक है। मलिन बस्ती वगैरह को यहाँ पे मेंशन किया गया था। क्लियर है ये? जी सर क्लियर। सीमावर्ती क्षेत्रों में बात अगर हम करते हैं ना, ये बेसिकली चीन के आक्रमण के बाद ना सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे देश के, उन क्षेत्रों में जो है बेसिकली संवेगात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर बल दिया गया था, तो इसे सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना कहा गया, ठीक है। तो भारत चीन का आक्रमण कब हुआ था? भारत चीन का आक्रमण कब हुआ था? 1961 में सर। 1962। हाँ सर 1962। ठीक है। तो उस समय बेसिकली ये परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, कल हम लोग फिर क्लास करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा मुझे जुकाम है ना, और इस तरीके से कर जी सर, वो चीज़ें है ना, जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसको कर नहीं पा रहा हूँ। कल आप लोगों को जो है पीडीएफ इसी टॉपिक में परिवार के जो है टॉपिक। सर जुखाम के लिए गर्म पानी कीजिए, उसमें झंडुआम डालिए और ऊपर से टॉवल ओढ़िए और भाप ले लीजिए, जुखाम ठीक हो जाएगा सर। चलिए थैंक यू पूनम जी, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए ओके सर। रखते हैं। हाँ तो अभी जो है आज 8:30 बजे वाली क्लास नहीं है, 8:30 वाली ऑफ है क्लास, ठीक है, आज ऑफ है। कल आपकी 8:30 वाली भी क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। वीडियो में अभी आपको